सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका के 20वें संविधान संशोधन पर और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर 20वां संविधान संशोधन है क्या, इसके कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है और इस समय यह चर्चा में बना हुआ है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़े से बैकग्राउंड के साथ। श्रीलंका का आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। 4 फरवरी 1948 को यह यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ। यह एक द्वीपीय देश है जो भारत का पड़ोसी है और भारत से हम मात्र 31 किलोमीटर की दूरी में है। स्वाभाविक है 31 किलोमीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर अगर कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव इंडिया में भी देखा जाएगा, और तब तो जरूर देखा जाएगा जब श्रीलंका की में एक बड़ी आबादी तमिल समुदाय की है जो कि दक्षिण भारत से बिलोंग करती है। 1972 तक इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1972 में इसका नाम बदलकर लंका कर दिया गया और 1978 में इसका नाम श्रीलंका कर दिया गया। तब से हम इसको श्रीलंका के नाम से जानते हैं। श्रीलंका का जो वर्तमान संविधान है यह लगभग आज से 42 साल पूर्व जो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जे.आर. जयवर्धने थे उनके द्वारा लागू किया गया था, जिसमें अब तक 20 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। यह जो 20वां संविधान संशोधन है यही अभी किया गया है और इसी के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हाल ही में श्रीलंका की संसद ने 2/3 बहुमत से 20वें संविधान संशोधन को पारित कर दिया है। यह संविधान संशोधन कई विवादास्पद प्रावधानों के कारण चर्चा में बना हुआ। तो इसकी थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं, पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। यही पृष्ठभूमि टॉपिक पर हमारी कमांड को मजबूत करेगा और ये समझाने का प्रयास करेगा कि जो वर्तमान में राजपक्षे परिवार है आखिर वह चाहता क्या है। 20वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समझने से पूर्व हमें 18 और 19वें जो संविधान संशोधन थे उन्हीं को समझना होगा, क्योंकि जो पूरा यह स्ट्रक्चर है 20वें संविधान संशोधन का वह 18वें और 19वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ। तो इसका बैकग्राउंड प्रारंभ होता है वर्ष 2010 से, और वर्ष 2010 में जब वहां पे चुनाव करवाए गए तो राजपक्षे परिवार सत्ता में आया। यह वही परिवार है जो इस समय सत्ता पर काबिज है। तो वर्ष 2010 के चुनाव के बाद जब राजपक्षे परिवार सत्ता में आया तो इसने क्या किया, 18वां संविधान संशोधन किया। तो हमें समझना होगा कि 18वां संविधान संशोधन क्या है। फिर क्या हुआ, राजपक्षे परिवार के बाद 2015 में जब वहां पर चुनाव हुए तो फिर वहां पर सत्ता परिवर्तित हुई, और सत्ता जब परिवर्तित हुई तो वहां पर राजपक्षे परिवार सत्ता से चला गया और इसने जो 18वां संविधान संशोधन किया था उसको कैंसिल कर दिया गया 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और अब की जो राजपक्षे परिवार जो सत्ता में है वह इसी 19वें संविधान संशोधन को चेंज करके 20वां संविधान संशोधन ला रही है, और इसमें वह लगभग सफल भी हो चुके। तो हमारी जर्नी प्रारंभ होती है 18वें संविधान संशोधन से। अब देखिए 18वें संविधान संशोधन के प्रावधान क्या थे। इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु जो निर्धारित सीमा है कि 1 बार 2 बार हो सकता है उसको समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है जो निर्वाचित हो सकता है वो कई बार हो सकता है। ये दूसरा इसमें जो चेंज किया गया इसके माध्यम से कि यहाँ पर एक जो है कि संवैधानिक परिषद है, इस संवैधानिक परिषद का जो सलाह होती है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। तो इसको समाप्त करके 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से 5 सदस्यीय एक संसदीय परिषद को लाया गया, और ये जो संसदीय परिषद है इसकी जो सिफारिशें हैं वह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं थी।
अर्थात पहले इन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट 2 बार व्यक्ति बन सकता है वह लिमिट हम खत्म करता है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो संवैधानिक परिषद है जिसकी सलाह राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य होता है, हम इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और इसके जगह इन्होंने संसदीय परिषद स्थापित। संसदीय परिषद में सांसद इसके सदस्य होते हैं जो उसी पार्टी के चुने हुए होते हैं, इसलिए इसका विरोध कोई बड़ा महत्व नहीं रखता। तीसरा इन्होंने कहा कि कई जो स्वतंत्र आयोग हैं जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है और इस बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं को राष्ट्रपति के अधीन कर दिया गया। ये सब किसके माध्यम से हुआ, 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से। थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि ये हमारे यहाँ का संविधान तो नहीं है, लेकिन हम मुद्दे को हमें समझने के लिए कुछ चीजों को ध्यान देना होगा। वर्ष 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने 18वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को पलटने के लिए 19वां संविधान संशोधन किया। अर्थात जो 18वां संविधान संशोधन किया गया था राजपक्षे परिवार के द्वारा, तो जब राष्ट्रपति बने मैत्रीपाला सिरिसेना और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे थे, इन दोनों लोगों ने कहा कि नहीं, जो 18वां संविधान संशोधन है वह ठीक नहीं है, वह राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्ति देता है, वह लोकतांत्रिक और स्वतंत्र संस्थाओं को राष्ट्रपति के अधीन लाता है और इस तरह से एक सत्ता का केंद्रण होता है, शक्ति का केंद्रण राष्ट्रपति के पास होता है, जो कि ठीक नहीं है। इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, 19वां संविधान संशोधन। तो सरकार ने जो 19वां संविधान संशोधन किया उसके द्वारा क्या किया गया था कि 18वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी गई थी, इसमें क्या कर दी गई, 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से कटौती कर दी गई। तो देखिए 19वें संविधान में क्या किया गया, संविधान संशोधन में, कि राष्ट्रपति संसद के कार्यकाल को 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। तो कहा यह गया कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा और संसद का जो कार्यकाल होगा वह 6 वर्ष की बजाय 5 वर्ष का होगा। दूसरा यह कहा गया कि राष्ट्रपति पद पर पुनः 2 कार्यकाल की जो सीमा थी उसको लागू कर दी गई, जो कि 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से चेंज करी। तीसरा कहा गया कि राष्ट्रपति संसद को भंग करने के संदर्भ में जो उसकी शक्ति है उसको हम सीमित कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो है कि संसद को भंग कर सकता है, लेकिन ऐसा वह 4 वर्ष 6 माह के बाद ही कर सकता है। अब देखिए कार्यकाल क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया और फिर कहा गया कि राष्ट्रपति जो है कि संसद को भंग करने की जो शक्ति है वह कितने समय बाद कर सकता है, चुनाव के 4 वर्ष 6 माह के बाद वह ऐसा कर सकता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या किया गया, कटौती की गई। साथ ही साथ कहा गया कि जो संवैधानिक परिषद है उसको पुनः बहाल किया गया, तथा जो जितने भी आयोग थे जो राष्ट्रपति के अधीन ला दिए गए थे उनकी स्वतंत्रता को फिर से सुनिश्चित किया गया। अगला यह कहा गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ना कि स्वयं की इच्छा से। अर्थात राष्ट्रपति से कहा गया कि आप जो मंत्रियों का चयन करेंगे वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। आगे कहा गया कि दोहरी नागरिकता धारण करने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाता है। तो उस समय जब यह इन्होंने प्रावधान किया, उस समय राजपक्षे परिवार के 2 सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका में के दोहरे नागरिक थे। तो इनका जो उद्देश्य था 19वें संविधान संशोधन के इस क्लॉज का, वह यह था जो राजपक्षे परिवार अमेरिका में रह रहा है उसको क्या करना, उनकी जो दोहरी नागरिकता के आधार पर उनको यहाँ की सत्ता से बेदखल। स्वाभाविक है कि अब जब दोबारा गोटबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति बने और उनके भाई महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने क्या किया, इस जो भी ये प्रावधान थे इन सबको क्या करेंगे, वह चेंज करने का प्रयास करेंगे और इन्होंने कर भी दिया। गोटबाया राजपक्षे जब से राष्ट्रपति बने हैं 2019 में, तब से इन्होंने कई बार यह कहा है कि जो 19वां संविधान संशोधन है वह राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती करता है, जिससे श्रीलंकाई हित जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, श्रीलंका के हितों पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए वह इसमें संविधान संशोधन करेंगे।
राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस विचार को, जो पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जिन्होंने 19वां संविधान संशोधन किया था, उन्हीं के बीच में विवाद बढ़ गया था और कई बार यह जो राजनीतिक और संवैधानिक संकट तक ये बात पहुंच गई थी। अर्थात राष्ट्रपति जो मैत्रीपाला सिरिसेना थे और जो रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री थे, इनके संबंध ठीक नहीं रहते थे। तो गोटाबाया राजपक्षे ने कहा कि जिस तरह से उस समय के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में विवाद उत्पन्न हुआ था, तो अब वो विवाद उत्पन्न ना हो, साथ ही साथ राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनमें कटौती की जरूरत नहीं है बल्कि बढ़ाने की जरूरत है। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया, 20वां संविधान संशोधन किया। श्रीलंका में संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 जो है कि बहुमत की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान समय में जो वहां की सत्ताधारी श्रीलंका पीपुल्स पार्टी है, उसके पास जो है कि 225 में से 150 सीटें हैं, अर्थात वह जो है कि संविधान संशोधन कर सकते हैं। इसी के तहत उन्होंने क्या किया, 2 सितंबर 2020 को श्रीलंका के सरकार ने 20वें संविधान संशोधन का एक मसौदा पेश किया और इसी के साथ 19वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को बदलने की प्रक्रिया, या दूसरे संदर्भ शब्दों में कहें तो 20वें संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। तो इन्होंने क्या किया, मसौदा पेश किया। तो दरअसल यहां पर क्या है कि जब भी कोई इस प्रकार का विधेयक लाया जाता है तो उसको जनता के सामने रखा जाता है, और इन्होंने क्या किया, वह जनता के सामने रखा। हाल ही में श्रीलंका की संसद ने 2 दिवसीय बहस के बाद यह जो संविधान संशोधन 20वां संविधान संशोधन है, जिसका मसौदा उन्होंने सितंबर 2020 में प्रस्तुत किया था, इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया है। पारित करने का मतलब क्या है कि अब यह आगे चलकर कुछ समय बाद जो है कि कानून की श्रेणी में आ जाएगा। 225 सदस्यीय श्रीलंका की संसद में इस संविधान संशोधन के लिए कराए गए मतदान में 156 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 65 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 8 जो विपक्षी सांसद हैं, इन्होंने भी संविधान संशोधन के पक्ष में मतदान किया है, जबकि उनकी पार्टी न सिर्फ इसका विरोध कर रही है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती देने का भी जो है कि उनका इरादा। लेकिन हम आपको बता दें, वहां पे कुछ बहुत हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार के प्रावधान 20वें संविधान संशोधन में दिखाई देते हैं, ठीक इसी प्रकार के संविधान के जो संवैधानिक प्रावधान थे या जो नियम बनाए गए थे, वो 18वें संविधान संशोधन में भी बनाए गए थे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जब बहुत बड़ा कोई चेंजेस इसके द्वारा नहीं किया जा सका, तो उसके बाद ही तो 19वां संविधान संशोधन किया, तो इसमें बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संविधान संशोधन के 5 खंडों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इसके 4 खंडों पर सार्वजनिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी। हालांकि इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर कोई भी विधेयक क्या होता है, जब पास करना होता है तो उसे जो है कि उसको प्रस्तुत करने से पहले 14 दिनों तक 14 दिन पहले जनता के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद जो है कि क्या होता है, यह जो है कि आगे बढ़ पाता है। और इन सभी चीज़ों के बाद ही क्या होता है, श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है, लेकिन फिर भी इसमें जो है कि चेंज कर दिया गया। अब देखिए चेंज जो किया गया है वो क्या क्या किया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कुछ सीमित परिस्थितियों के अलावा संसद की 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद उसे कभी भी भंग करने की शक्ति दे दी गई। अर्थात अब जो है कि 1 साल जैसे ही पूरा होगा तो संसद को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। इसमें और क्या कहा गया है कि अब जो चेंजेस किया गया है, अब मंत्रिमंडल और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनकी जो बर्खास्तगी है वह प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता से संबंधित जो प्रावधान है उनको हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति अपने हिसाब से नियुक्ति कर सकेगा और उनको पद से हटा सकेगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि श्रीलंका में जो प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी है वह संसद की संसद का जो अधिकार था उसके विश्वास पर वह नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रपति के विवेक पर होगा। अर्थात अगर संसद वहां की प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना चाहती है, पद से हटाना चाहती है, तो उसका जो परीक्षण होगा वह संसद में नहीं किया जाएगा, बल्कि राष्ट्रपति के विवेक पर होगा कि वो हटाए या ना।
साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो संवैधानिक परिषद थी जिसके निर्णयों को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य था, उसको समाप्त कर फिर से संसदीय परिषद बनाने की बात कही गई है। इस तरह से राष्ट्रपति ने क्या किया है, अधिकांश जो सत्ता का केंद्र है वह शक्ति का केंद्र है अपने पास कर लिया। आगे कहा गया है किसी भी विधेयक को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व आम जनता के लिए जो प्रकाशित किया जाता था, जो प्रस्तुत किया जाता था, जो कि अभी तक 14 दिन की अवधि थी, इसको घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। साथ ही साथ चुनाव आयोग, अन्य जांच एजेंसियों, ट्रिब्यूनल और कई स्वतंत्र एजेंसियों पर जो सरकारी नियंत्रण है उसको फिर से क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान था उसको भी हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब जो 20वां संविधान संशोधन किया गया है वह कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार का 18वां संविधान संशोधन था। इसी के कारण विपक्षी सांसदों ने आलोचना करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति को जो बेलगाम अधिकार दिए गए हैं इससे लोकतंत्र कमजोर होगा और जो सत्तावाद है वह क्या होगा, मजबूत होगा। और इस तरह से उन्होंने लोकतंत्र पर खतरे के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। ये भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 की चुनौतियों से ज्यादा राष्ट्रपति अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ये देश हित में नहीं है। संवैधानिक परिषद जो बहुलवाद का पोषण करती थी, अर्थात जिसमें यह अधिकार था, यह शक्ति थी कि वो राष्ट्रपति को बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह दे सकती थी, उसको मानना अनिवार्य था, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो क्या होगा, कई प्रकार के जो वंचित हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको काफी नुकसान हो सकता है। जो कानून के जानकार, उनका कहना है कि सरकार संस्थाओं का राजनीतिकरण कर रही है तथा शक्ति के पृथक्करण और शक्ति के संतुलन का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन कर रही है। हालांकि देखिए, जितने भी सिद्धांत होते हैं इनमें बहुत कुछ है नहीं है, इसलिए नहीं कि जो सत्ता है, वो सत्ता की जो प्रवृत्ति होती है वह यही होती है कि अधिक से अधिक शक्ति का केंद्र हो। इसलिए हर देश की सरकार में कुछ ना कुछ आपको मंत्री या कुछ ऐसे नेता जरूर मिलेंगे कि वह जो शक्ति के पृथक्करण के जो नियम हैं, एक जो आइडियल कंडीशन है उसको मानते नहीं है। भारत ने अभी तक इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और दरअसल इस वजह से नहीं दी है क्योंकि भारत इसे श्रीलंका का आंतरिक मामला मानता है और आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप ना करना भारत की विदेश नीति का हिस्सा रहा। लेकिन भारत की जो असल चिंता है वह 13वें संविधान संशोधन से जुड़ी हुई है। अब प्रश्न ये आएगा कि 13वां संविधान संशोधन कहां से आएगा। तो दरअसल क्या है कि वर्ष 1987 में श्रीलंकाई तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 13वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे समाप्त करने की बातें अब श्रीलंका में उठ रही हैं। चूंकि जिस तरह से राष्ट्रपति को शक्तियां दे दी गई हैं, शक्तियों में बढ़ोतरी की गई है, तो भारत की चिंता यह है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि गोटबाया राजपक्ष जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वह 13वें संविधान संशोधन को समाप्त कर दें या कोई ऐसा निर्णय ले लें, क्योंकि इसके माध्यम से 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो यहाँ के श्रीलंकाई तमिल समुदाय के लोग हैं उनकी सुरक्षा और उनके हितों की बात की गई थी। 13वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर प्रांतीय परिषद का गठन हुआ था, जिसके माध्यम से श्रीलंकाई तमिलों के हित को बढ़ाया जाना था। हालांकि 13वें संविधान संशोधन के बाद भी केंद्र सरकार अर्थात श्रीलंका की केंद्र सरकार ने जमीन और पुलिस जैसे मुद्दों पर जो प्रांतीय परिषद के अधिकार थे उनको नहीं सौंपा, हैंडओवर नहीं किया। अर्थात प्रांतीय परिषद जरूर बनाई गई तमिलों के हितों की रक्षा के लिए, लेकिन बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे जो जमीन और पुलिस से जुड़े हुए थे वह इसके अधिकार में नहीं दिए गए। प्रांतीय परिषदों का जो विरोध है यहाँ का सत्ताधारी दल यह कहकर करता आया है कि इनका कोई खास योगदान नहीं है, इसलिए इन्हें समाप्त कर देना चाहिए और इन्हें स्थानीय जो निकाय हैं उनको मजबूत करना चाहिए। लेकिन यह जो प्रांतीय परिषद है यह तमिल समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनको समाप्त किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ के जो तमिल समुदाय हैं उनको लेकर भारत की चिंताएं बढ़ जाएंगी।
प्रांतीय परिषद के विषय में यहाँ के कुछ लोगों का तो मानना यहाँ तक है कि इसे भारतीयों द्वारा आभासी बंदूक की नोक पर करवाया गया था। गोटबाया राजपक्षे पर विद्रोही तमिलों को यातना दिए जाने, उन पर अंधाधुंध हत्या करवाने और राजनीतिक हत्या को अंजाम देने का जो आरोप है वह यूएनएचआरसी में लगाया जा चुका है, उठ चुका है। आपको पता है कि यहाँ पर जब गृह युद्ध हुआ था तो गृह युद्ध के समय जो गोटबाया राजपक्षे थे वह यहाँ पर सेक्रेटरी थे रक्षा के क्षेत्र में, तो उस समय इन्होंने जो तमिलों के साथ व्यवहार किया था उसको लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इनका विरोध किया था और यह मुद्दा यूएनएचआरसी अर्थात यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में भी उठाया जा चुका है। और अब अगर जो है कि गोटबाया राजपक्षे अगर 13वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाप्त करते हैं तो न सिर्फ प्रांतीय परिषद का जो अस्तित्व है वह खत्म हो जाएगा, बल्कि तमिलों के अधिकारों की रक्षा की जो भारत की प्रतिबद्धता है वह भी समाप्त होगी। और आपको पता है कि तमिल समुदाय के मुद्दे को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों और केंद्र सरकार में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट, एक तनाव दिखाई देता है, चाहे वह वोट बैंक की राजनीति की वजह से हो या फिर वह भावनात्मक जुड़ाव की वजह से हो, यह मुद्दा काफी सेंसिटिव बना रहता है। तो भारत की चिंताएं इस वजह से जुड़ी हुई हैं कि राष्ट्रपति को जो अधिकार दिए जा रहे हैं या जो राष्ट्रपति ने 20वें संविधान संशोधन के द्वारा शक्ति का केंद्रण कर लिया है, इसका क्या क्या प्रभाव भारत पर पड़ सकता है। एक चीज और स्पष्ट कर दें, जो गोटबाया राजपक्षे परिवार है यह जो है कि चीन समर्थित माने जाते हैं। आपने सुना होगा कि यहाँ के जो बंदरगाह हैं, यहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं या जो यहाँ पर चीनी निवेश किए गए हैं वह गोटबाया राजपक्षे के परिवार की सत्ता में रहते समय ही किए गए। यह दूसरी बात है कि अब वहाँ के लोगों की नाराजगी चाइना के खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं गोटबाया राजपक्षे का जो पहले के कार्यकाल थे वह भारत के खिलाफ रहे हैं और चीन के समर्थन में। तो देखना यह होगा कि 13वें संविधान संशोधन या श्रीलंकाई जो तमिल समुदाय के लोग हैं उनके संदर्भ में श्रीलंका में क्या क्या चीजें आती हैं, किस प्रकार के संवैधानिक चेंजेस वहां देखने को मिलते हैं। तब यह ठीक ना होने के कारण आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।